हमारे जो दो खास मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले ए.के. श्रीवास्तव साहब, आपके पास आते हुए क्या लग रहा है, युद्ध किस ओर जा रहा है? ऐसा तो नहीं लगता कि अब न्यूक्लियर वॉर होकर रहेगा? देखो, सच्चाई ये है कि ये लड़ाई आप 8 महीने हो गए हैं मगर बढ़ती जा रही। और सच्चाई है कि जिस प्रकार से हथियार मिल रहे हैं यूक्रेन को, नेटो से भी, अमेरिका से भी, उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है रूस का। और रूस का क्या नुकसान हो रहा है कि ईस्ट यूक्रेन में धीरे धीरे यूक्रेन जो इलाका हार चुका था, डोनेत्स्क, लुहांस्क का, वो धीरे धीरे वापस ले रहा है। और ये भी सच्चाई है कि अभी रूस ने अपनी टैक्टिक चेंज कर दी है। रूस ने अभी जो यूक्रेन की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बर्बाद करना स्टार्ट कर दिया है, चाहे वो कीव में हो, खार्किव में हो, जापोरिजिया, खारासन, ओडिशा और लाविव वो इलाका है जहाँ पर पोलैंड और रोमानिया से हथियार आते हैं। तो इसमें उनका मेन मकसद है कि किसी प्रकार से मोराल तोड़ा जाए यूक्रेन का, और पानी और बिजली जो है उसको बिल्कुल बर्बाद किया जाए। 40% अभी बिल्कुल ब्लैकआउट है यूक्रेन में, और इसी प्रकार से पानी की भी दिक्कत है। तो ये लगता है लड़ाई जो है ये और भयानक होती जा रही है जी। और मुझे ये कुछ इको आ रही है, उसको देख जी। एसडी साहब, रूस ने पहले जमीन से घुसने की कोशिश की, कीव तक पहुंचने की कोशिश की, और उसके बाद रूस ने हवाई हमले लगातार जारी रखे। क्या आपको लग रहा है कि ये हवाई हमलों से रूस इस जंग को जीत सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हवाई हमले से रूस कभी ये जंग जीत नहीं सकता। और ना मेरे ख्याल से रूस का जो प्लान है अभी वो पूरे जंग को जीतने का नहीं है। जहां तक मेरा जो ओपिनियन है, मैं ये मानता हूं कि रूस अभी चाहता है कि यूक्रेन को किसी भी तरह से जो डायलॉग है या जो नेगोशिएशन टेबल है उस पर ले आने की कोशिश कर रहा है वो इसीलिए जो अभी जो हवाई हमला हो रहा है वो सारे के सारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हो रहा है। आज ही की रिपोर्ट में आया था कम से कम 40% जो है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बर्बाद हो गए हैं। लोगों को वहां पानी गर्म करने तक का नहीं है, और आपको पता है कि सर्दी बहुत जल्दी आ रहा है। तो वो चाहता है, जो व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि जो अंदर के लोग हैं यूक्रेन के अंदर, वो इस परेशानी को अपने जो ज़ेलेंस्की उन तक लेकर जाएं, और ज़ेलेंस्की के ऊपर ऐसा प्रेशर बने कि किसी ना किसी तरह वो अपना जो नेगोशिएशन टेबल पे लेके आने का, और जिस हालात में अभी है उस हालात में जंग को रोकने की कोशिश कर रहा है व्लादिमीर पुतिन। बिल्कुल, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा है कि ज़ेलेंस्की के ऊपर उस तरीके से प्रेशर क्रिएट हो रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है इस पर भी नजर बनी हुई है। गेस्ट हमारे साथ बने हुए, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई आ रही है वो हम बता दें दर्शकों को। रूस के Su-25 विमान का जबरदस्त अटैक देखने को मिला है। टस्क में यूक्रेनी सेना पर रॉकेट से अटैक किया गया है। रॉकेट हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचने का अनुमान है। यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है, और देखिए लगातार, जैसे कि हमारे मेहमान भी कह रहे थे, कि अब नुकसान का खामियाजा जो है यूक्रेन को तो भुगतना पड़ ही रहा है, लेकिन मौसम की मार भी अब यूक्रेन पर पड़ने वाली है। ऐसे में रूस की तरफ से लगातार अटैक जारी है, और इस अटैक का अब दो तरीके से यूक्रेन को खामियाजा भुगतना होगा। एक तो देखिए संसाधन का नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ अब मौसम की मार पड़ने वाली है। ठंड बहुत ज्यादा होती है श्वेता यहाँ पर, और ठंड इतनी होती है कि अगर हीटर नहीं चले, गीजर नहीं चले, पानी अगर आप गर्म नहीं कर पाए और घर में गर्मी नहीं हो, तो फिर आदमी ठिठुर कर मर जाए। तो आने वाले वक्त में इन हमलों का जो रिएक्शन है वो दिखाई देगा, और वो इस तरीके से दिखाई देगा कि जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनका जनजीवन पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। बिल्कुल विद्या, आपने सही कहा कि जाहिर सी बात है रशिया जो है वो इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे दिन जो है बढ़ते जा रहे हैं, यूक्रेन की मुसीबतें और बढ़ती जा रही है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि रूस का Su-25 इसकी आखिरकार खासियत क्या है। दरअसल ये सिंगल सीट वाला 2 इंजन का लड़ाकू विमान है, और इसकी अधिकतम गति 975 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर, और लड़ाकू रेंज 750 किलोमीटर है, जबकि इसकी लंबाई 15.53 मीटर है, यानी कि 51 फीट है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 4.8 मीटर इसकी हाइट है, जो यूक्रेनी सैनिकों के लिए ताबूत साबित हो रहा है। अब किस तरीके से Su-25 का इस्तेमाल भी रशिया की तरफ से किया जा रहा है। ए.के. श्रीवास्तव साहब, क्या लगता है कि पुतिन ने अब अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बदली है, और वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे जैसे ठंड की दस्तक बढ़ती जाएगी तो
यूक्रेन पर वो दबाव बना पाएंगे जो अभी तक रशिया की तरफ से बनाया नहीं गया है। जेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में वो दबाव बनाने में कामयाब होंगे। शिवाज सर, आपने अपने आप को म्यूट कर लिया है, अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात कहें सर। हाँ, मैंने ये बताया कि देखो अभी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली है रूस ने ट्विन प्रोंग स्ट्रेटेजी बनाई है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बर्बाद करे यूक्रेन का। और यही नहीं कि वो ईस्टर्न यूक्रेन में, वो मिडिल यूक्रेन में और वेस्टर्न यूक्रेन में भी जाए। जिस प्रकार से खार्किव है, कीव है, उसके बाद लावीव है, खारासोन है, जापोरोजिया है, तो उनके जो बिजली और पानी का जो है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। बिजली स्पेशली 40% जो बिजली है वो बिल्कुल खत्म हो गई है और उसका इम्पैक्ट दो हो रहा है। एक तो यूक्रेन में तो हो ही रहा है और दूसरा हो रहा है यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर से जापोरिजिया से भी बिजली जाती थी, वो भी बंद हो गई है। इसके बाद हो क्या रहा है कि जो गैस और ऑयल जानी है नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 से, वो भी यूरोप को प्रॉब्लम होगी। तो दोनों तरफ से कर रहा है। यूक्रेन को वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर रहा है और यूरोप को वो गैस और ऑयल के लिए प्रॉब्लम डालेगा विंटर्स के अंदर। तो मुझे लगता है ऐसे में वो इतना दबाव डाल रहा है यूक्रेन पे, उनके मनोबल को तोड़ना चाहता है और वो चाहता है कि उनको महसूस हो कि वो इस आने वाली सर्दियों को सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपका बिजली और पानी नहीं है तो बहुत हालात ख़राब होंगे। और कहीं ना कहीं वो इशारा कर रहा है फ्रांस और जर्मनी को भी कि आपकी भी ऐसी हालात होने वाली है सर्दियों में, यूरोप को गैस और ऑयल नहीं मिलेगी जितनी मिल रही थी। ठीक है, मुझे लगता है ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी इसलिए कर रहा है क्योंकि रूस को जो ईस्टर्न यूक्रेन सक्सेस नहीं मिल रही और कहीं यूक्रेन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, स्पेशली लुहांस्क एरिया में। तो वो चाहता है कि किसी तरीके लड़ाई जहां पर अभी है वहां खत्म हो और किसी तरीके से यूक्रेन को हथियार देने बंद करे अमेरिका और नेटो। ठीक है डीडी साहब, क्या रूस भी इंतजार कर रहा है मौसम का? रूस को पता है कि आने वाला जो वक्त है वो यूक्रेन के लिए बहुत बुरा हो सकता है। अगर इसी तरीके से हमले जारी रहे या हमले को थोड़ा सा रूस और बढ़ा देता है तो ना सिर्फ मौसम की मार बल्कि जंग और हथियार में जो नुकसान पहुंच रहा है यूक्रेन को वो डबल मार की तरह हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा विजयनाथ जी। एंड उन्होंने एक और जो स्ट्रैटेजी है उसमें जो रशिया कर रहा है अभी, वो इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी भी है। उसमें देखिए अभी जैसे हाल ही में आपको पता है जो फूड ग्रेन डील था, बिल्कुल उन्होंने बोला कि अब हम इसको अलाउ नहीं करेंगे जब तक कि हमारे नेवल इस पे अटैक हुआ है। तो वो इंटरनेशनल दबाव भी डाल रहा है। अगर मान लीजिए ये दाने अगर नहीं जाएंगे तो लोगों को भूखे से लोगों को काफी प्रॉब्लम होगी, तो उससे वहाँ वो प्रेशर डाल रहा है। ईरान से काफी हालात में इनके ड्रोन्स आ रहे हैं, 3500 के आसपास ड्रोन्स मंगा रहे हैं और उनका ये रिपोर्ट आ रहा है कि ईरान को वो न्यूक्लियर जो सपोर्ट है वो करने के लिए तैयार है। तो वहां पे भी यूएस के ऊपर और बाकी कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि भाई अगर आप ये इसको समाप्त नहीं करेंगे तो हमारे पास और भी ऑप्शंस है और हम इसको और बड़े स्केल पे भी लेके जाने की तैयारी, मतलब वो एक और स्ट्रैटेजी है उनकी। तो आपका बात सही है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के लोगों के ऊपर काफी बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा प्रेशर उन्हीं के ऊपर आने वाला है, और क्योंकि ऑलरेडी उनका हालत खराब है और आने वाले सर्दियों में तो और ज्यादा खराब होगा। इसलिए मैं ये मानता हूं कि एक ज़ेलेंस्की को एक डिसीजन पॉइंट पे आना पड़ेगा, जबकि उनको अपने लोगों के बारे में ज्यादा सोच के इसको एक समाप्त की तरफ लेके जाना पड़ेगा उनको। ठीक है, अब हमारे साथ बने रहिए। एक तरफ रूसी सेना Su-25 विमान से रॉकेट दाग रही है तो दूसरी तरफ रूस का Su-57 तबाही मचा रहा है। Su-57 रूस के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट में से एक है और किस तरीके से इससे रशिया जो है यूक्रेन में तबाही मचा रहा है, उस तबाही की तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। Su-25 से एक तरफ रॉकेट दागे जा रहे हैं, Su-57 से दूसरी तरफ रशिया जो है यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचा रहा है। अब आपको Su-57 की खासियत के बारे में बताते हैं कि क्या खासियत है, क्यों जोरदार माना जाता है इसे युद्ध के मैदान में। दरअसल ये स्टील एयरक्राफ्ट है जो कि हेवी फाइटर है, ये कम स्पीड में भी बेहद घातक है। ये सिंगल पायलट फाइटर जेट है, इसकी विंग स्पैन 46.3 फीट है। इसकी अधिकतम स्पीड जो है 2135 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। इसके अलावा बात करें तो सुपरसोनिक की रेंज जो 1500 किलोमीटर प्रति घंटा है। 66,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकता है। 30 mm की
ऑटो कैनन है इसमें और एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड अटैक की इसमें क्षमता है। इसमें एंटी शिप, एंटी रेडिएशन गन भी है। इसमें गाइडेड और अनगाइडेड बम की क्षमता भी है। इससे एक्टिव होमिंग बम भी लॉन्च कर सकते हैं। तो देखिए Su-57 जो रूसी सुखोई है उसकी हम खासियत आपको बता रहे हैं। Su-25 के अलावा रूसी सुखोई Su-57 रशिया लगातार इसका इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के कई इलाकों में इससे तबाही की तस्वीर जो है वो सामने आ रही है और दोनों ही देश किस तरीके से एक दूसरे को डेंट कर रहे हैं, किस तरीके से अटैक कर रहे हैं, उसके वीडियोस भी दोनों देशों की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रूसी सुखोई Su-57 किस तरीके से यूक्रेन के इलाके में तबाही मचा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन ने रूस पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने युद्ध के दौरान उसके शहर डोनेस्क में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। यहां यूक्रेन का दावा है कि रूस उसके निजी सेक्टर को फास्फोरस बम से निशाना बना रहा है। इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया है। हालांकि रूस ने फास्फोरस बम के इस्तेमाल करने की पुष्टि फिलहाल नहीं की। फास्फोरस बम एक प्रकार का रंगहीन केमिकल होता है। ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने से तेजी से जलता है, या आप ये कह सकते हैं कि ये ज्वलनशील है। ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो ये अपना असर दिखाएगा। और युद्ध के समय विस्फोटकों और धुएं का आवरण के लिए फास्फोरस का उपयोग जो है वो किया जाता है। वहीं ये जहरीला भी होता है। इसकी चपेट में आने से किसी भी व्यक्ति की तुरंत मौत हो सकती है, क्योंकि ये हवा में घुल जाता है। ऑक्सीजन जब आप सांस लेते हैं तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है और तुरंत ही बताया जाता है कि जो भी पर्सन इसके कांटेक्ट में आता है उसकी मौत हो जाती है। अब चलिए अब आपको फास्फोरस बम के बारे में जानकारी हम दे दें कि कितना खतरनाक ये बम होता है और क्यों ये प्रतिबंधित बम बताया जाता है। दरअसल फास्फोरस एक रंगहीन केमिकल है। ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही विस्फोट हो जाता है। ये सफेद मोम जैसा मुलायम पदार्थ है। फास्फोरस की गंध लहसुन जैसी होती है। ये रोशनी में आने पर पीला पड़ जाता है। जानकारों के मुताबिक पीला फास्फोरस बेहद खतरनाक होता है। वहीं फास्फोरस धुआं जो है इसका काफी घातक होता है। सफेद फास्फोरस की अगर हम बात करें तो उसका तापमान 800 डिग्री होता है। फास्फोरस के धमाके से लाखों कण फैलते हैं। हर तरफ सफेद धुएं का गुब्बार जो है वो नजर आने लगता है। ये धुआं इतना खतरनाक होता है कि चपेट में आने से तुरंत लोगों की मौत हो जाती है। तो फास्फोरस बम का इस्तेमाल करने का आरोप यूक्रेन की तरफ से लगाया गया है। ये प्रतिबंधित बम है, बेहद खतरनाक है। और कितना खतरनाक है और क्यों खतरनाक है इसकी जानकारी हमने आपको दी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या रूस इस तरह के किसी बम का इस्तेमाल कर रहा है? शिवाज साहब, क्या रूस इस तरह के बम का इस्तेमाल कर रहा है या सिर्फ ये एक आरोप है यूक्रेन की तरफ से रूस को बदनाम करने की? शिवाज साहब, एक बार फिर से आप अनम्यूट कर दीजिए खुद को। शिवाज साहब, आपकी आवाज हमें आ नहीं रही है। आप अगर अनम्यूट करेंगे तो हम आपको सुन पाएंगे। सर, ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही है सर? जी जी अभी तो मैं ये कह रहा था कि फास्फोरस जो बम है मुझे लगता नहीं कि रूस ने इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि फास्फोरस जो है कि केमिकल बम की में और ये बैंड है, क्योंकि इसमें होता क्या है, आग फैलती है और ये जो ऑक्सीजन को खत्म करके लोगों को बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होती है। एक तो बर्न इंजरी होती है और एक इनको जिसको बिना सांस लेने से मौत होती है। तो लगता तो नहीं है कि रूस ऐसी गलती करेगा, क्योंकि ये डर्टी बम की बात चल रही, कहीं कहीं न्यूक्लियर बम की बात है। ऐसी अफवाहें, काउंटर अफवाहें चलती रह रही हैं इस युद्ध के अंदर, मगर ये युद्ध जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा। और ये युद्ध जो है एक नया मोड़ लेके है कि अभी लड़ाई और तेज होगी। जो ग्रेन कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, ग्रेन डील की बात कर रहे हैं हम, इसमें अभी रूस ने कल क्लेरिफाई कर दिया है कि इसने वो ग्रेन डील से बाहर नहीं निकला है, तो वो सस्पेंड की है, क्योंकि उसने जो बोला है यूक्रेन ने इस ग्रेन कॉरिडोर का इस्तेमाल करके अपने जो ड्रोन थे उसके जरिए इन्होंने जो ब्लैक सी फ्लीट है उस पर हमला किया है। इसलिए उन्होंने टेम्पररी इसको सस्पेंड किया है, क्योंकि रूस भी समझता है
अगर ग्रेन डील से बाहर निकला तो पूरे वर्ल्ड के अंदर हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि 30% जो ग्रेन है, चाहे वो प्रेशर टैक्टिस सिवाज साहब इसे कह सकते हैं कि रशिया की तरफ से ये प्रेशर टैक्टिस जो है वो अपनाई जा रही है, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई कि ग्रीन डील से रशिया जो है वो बाहर निकलेगा तो तमाम देश जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर रशिया पर दबाव बनाने लगे कि ऐसा रशिया नहीं कर सकता। डिनी साहब, आपसे समझना चाहूंगी, क्या अभी रशिया उस स्टेज में है कि फास्फोरस बम का इस्तेमाल रशिया करे, क्योंकि रशिया को पता है कि किस तरीके से यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर करना है आने वाले दिनों में, इसीलिए तो पुतिन ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है। तो क्या यूक्रेन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है इस तरह की बातें करके कि फास्फोरस बम का इस्तेमाल रशिया कर रहा है? देखिए मैम, सबसे पहली चीज, कोई भी युद्ध में सबसे पहला कैजुअलिटी सच की होती है। सबसे पहला कैजुअलिटी सच की, तो हमें ये क्लियर नहीं होगा कि क्या रशिया ने किया है या क्या यूक्रेन एक गलत दावा कर रहा है, लेकिन ये बात जरूर है कि कई सारी चीजें वहां चल रही है और इसीलिए मेरे ख्याल से जो रिपोर्ट आ रही है, यूएन ने भी, यूनाइटेड नेशंस ने भी ये जांच शुरू कर दी है कि क्या केमिकल वॉरफेयर का कोई चीज हुआ है या नहीं हुआ। यूक्रेन में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो लेकिन जिस तरह से लड़ाई का जो एस्केलेशन हो रहा है तो वो धीरे धीरे करके हो रहा है, तो उस लेवल की तरफ बढ़ रहा है जहां पर केमिकल वॉरफेयर और बायोलॉजिकल वॉरफेयर जैसे चीजें जो कि रशिया के पास है, उस शक्ति का भी उपयोग हो सकता है। और ऑफकोर्स उसके बाद जो है न्यूक्लियर वेपन की बात है, जिसको व्लादिमीर पुतिन बार बार उसकी चेतावनी दे रहा हो। तो आज की तारीख में ना हम इसको बिल्कुल नजरअंदाज कर सकते, नहीं बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता, और ना हम कंफर्म करके बोल सकते हैं नहीं जी बिल्कुल हुआ है। तो उस स्टेज में जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रूस और